हेलो एवरीवन। शायर लुधियानवी जी का एक बहुत ही पॉपुलर शेर है, बहुत ही प्रसिद्ध शेर है कि जंग क्या किन्हीं मसलों का हल देगी। जंग तो अपने आप में ही एक मसला है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि दुनिया के सभी हुक्मरानों ने शायद ये तय कर लिया है कि अब दुनिया की समस्याओं का समाधान जंग के माध्यम से ही होगा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये है अरब इजराइल समस्या। अभी दुनिया यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध से उबर भी नहीं पाई है और दुनिया को एक नए युद्ध में झोंक दिया गया है। और ये अरब इजराइल के बीच में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है जो कि अब अरब पैलेस्टाइन प्रॉब्लम के रूप में कन्वर्ट होने वाली है। पूरा अरब जगत जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, और यदि अरब जगत इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट यूरोपियन पावर्स का भी होगा। अमेरिका भी यहाँ रुकेगा नहीं, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि युद्ध कहीं विश्व युद्ध में ना कन्वर्ट हो जाए। तो आज हम अरब इजराइल समस्या की हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो रिलीजियस एस्पेक्ट है इस पूरे प्रॉब्लम का वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। लेकिन कभी कभी दुख होता है। एक शायर ने कहा है कि कह दूंगा साफ हस्र में, पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरे रहमत के जोर पर। मतलब मैं लाखों गुनाह कर सकता हूं यदि मैं ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता हूं, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि वो ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, वो मुझे रहमत कर दे देगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि क्या उन्हें ईश्वर माफ कर सकता है? देखिएगा, क्या ये गुनाह ईश्वर माफ कर देगा उस व्यक्ति के जिन्होंने इन मासूमों की जिंदगियां छीन ली, जिन्हें आज ये भी नहीं पता है कि वो यहूदी थे, क्रिश्चियन थे या मुसलमान थे। और ये केवल किसके नाम पर किया जा रहा है? धर्म के नाम पर किया जा रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स वो सच कह के गया है कि धर्म जनता की अफीम है। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो क्या धर्म के नाम पर ये जो किलिंग की जा रही है ये किसी भी दृष्टि से तार्किक है, धार्मिक है? ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसे सपोर्ट करते हैं धर्म के नाम पर कि नहीं, हम तो अपनी जमीन को पाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं तो सैनिक लड़े ना, इसमें सिविलियंस को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? गाजा में हजारों मुस्लिम मारे गए हैं, इजराइल में हजारों यहूदी मारे गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस समस्या के ओरिजिन की तरफ ले चलता हूं, मतलब इस समस्या का धार्मिक पहलू क्या है एक्चुअली, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, समस्या का धार्मिक पहलू शुरू होता है विश्व के तीन बड़े धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म का ओरिजिन एक ही पितृ पुरुष से हो रहा है, और उनका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम एक कहानी मैं आपको शुरू कर रहा हूं। आज 2000 बीसी के आसपास इराक में एक व्यक्ति हुए इब्राहिम, जिन्हें ईश्वर ने कुछ उपदेश दिया आकर, और उनसे ये कहा कि वो पैगंबर हैं। वो एक काफी पॉपुलर पैगंबर माने जाते हैं इब्राहिम, और तीनों धर्म के लोग उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। उन्हें ईश्वर द्वारा ये आदेश दिया गया कि वो ईश्वर के विचारों का, ईश्वर के उपदेशों का एक नई जगह पर जाकर प्रचार प्रसार करें, और उस नई जगह का नाम था कनान। ये उपदेश ईश्वर द्वारा इब्राहिम को दिया गया। और कनान कौन सा एरिया है? कनान आज का इजराइल, कुछ जॉर्डन का पार्ट है, और जो पैलेस्टाइन है उसका पूरा भाग है। इसे कनान के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम वहां पहुंच जाते हैं। इब्राहिम की एक वाइफ है सराह, एक पत्नी है सरा हाजिरा, खातूरा है और सबा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि अरब में बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन्हीं के डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली अब्राहिम की एक बार परीक्षा लेने की सोची ईश्वर ने। तो ईश्वर ने अपने फरिश्ते को अर्थात गैब्रियल को अब्राहिम के पास भेजा, और अब्राहिम से ये डिमांड की गई कि अब्राहिम सबसे बेस्ट कीमती चीज का बलिदान देंगे, उसको सैक्रिफाई करेंगे ईश्वर के चरणों में। और कहते हैं कि उस समय अब्राहिम इसाक नाम का उनका जो लड़का था, जो सराह का लड़का है इसाक, तो उसे काफी प्रेम करते थे, और वो इसाक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इस जगह पर, जिस जगह पर वो कुर्बानी देने वाले थे इसाक के, उसी समय फरिश्ते ने इसाक को बचाया और इसाक की जगह पर एक बकरे की कुर्बानी दी गई। ठीक है, लेकिन ईश्वर इससे काफी खुश हुए, और ईश्वर और इसाक के बीच में एक कमिटमेंट हुआ। ये किसमें लिखा हुआ है? ये हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ है। और कमिटमेंट में ईश्वर ने वादा किया इसाक से कि ये जमीन उनके वंशज याकूब के वंशजों की होगी। इसाक के लड़के का नाम क्या था? जैकब या याकूब। याकूब के 12 लड़के थे, और जैकब को ही इजराइल भी कहा गया। तो एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट किसके साथ होता है? कमिटमेंट अब्राहिम के पोते
याकूब के साथ किया गया है, जिसे इजराइल कहा गया है। और ये कहा गया कि ये जो कनान का जो एरिया है ये पूरा का पूरा किसे दिया जाएगा, ये इजराइल को दिया जाएगा। ठीक है, इजराइल के बाद में उनके एक लड़के हुए हैं मूसा। मूसा ने ईश्वर का संदेश इस क्षेत्र में सुनाया और वहीं से जो धर्म डेवलप किया, जो मूसा ने जो धर्म डेवलप किया वो अब्राहिमी धर्म एक्चुअली वर्तमान यहूदी धर्म है। अर्थात मूसा के जो फॉलोअर्स हैं वो यहूदी कहे जाते हैं। वैसे अब्राहिम ने जो रिलीजन दिया उसे भी हम यहूदी बोल सकते हैं, लेकिन वो इब्राहिमी धर्म ज्यादा एक प्रॉपर जो एक प्रॉपर टर्म होगा उसके लिए वो इब्राहिमी रिलीजन ही होगा। तो ये इब्राहिमी रिलीजन में सराह के बेटे ईसाक हैं, ईसाक के लड़के याकूब हैं, याकूब या जैकब हैं जिन्हें इजराइल कहा गया। और इजराइल से कमिटमेंट हुआ है कि ये पूरी जमीन उन्हें दी जाएगी। इजराइल के जो लड़के हुए हैं मूसा, मूसा ने ईश्वर के या पैगंबर के जो संदेश हैं वो सुनाए और इसके बाद में उसी से उस क्षेत्र में विकास हुआ यहूदी धर्म का। लेकिन जो इजराइल थे उनके 12 लड़के थे, उनमें एक हारून भी हुए हैं। हारून के डिसेंडेंट हुए हैं एक मरियम। कहते हैं मरियम जो थी उनका विवाह, मरियम जो थी तो मरियम को कंवारी मां भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार ईश्वर खुद उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। और कहा जाता है कि एक नए मसीह के रूप में वो उन्होंने जन्म लिया। तो मरियम के लड़के हुए ईसा, ईसा या जिन्हें जीसस कहा जाता है। और जीसस ने जो धर्म दिया उसे कहा गया क्रिश्चियनिटी। मतलब देखिए आप कि जो इजराइल है, इजराइल से ही जो याकूब है उनसे ही यहूदी, वर्तमान यहूदी धर्म आया और उनसे ही वर्तमान क्रिश्चियनिटी आई। ठीक है, दो धर्म, ये दोनों धर्म कहां से आए, इसैक से आए। ठीक, अब देखना, अब ये धर्म बन गए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब यहां पे मैं बात कहूं यहूदी धर्म पे, यहूदी जो मूसा ने जहां उपदेश दिए, असल में जहां पर बलि दी जाने वाली थी ईसाक की, तो कहा जाता है वही वो स्थान था जहां पर पहले पैगंबर बनाए गए थे। एडम पैगंबर मतलब ईश्वर ने एडम को वहां बनाया था। वहां की मिट्टी से जो एडम है, जिन्हें आदम कहा जाता है, जो दुनिया के पहले मनुष्य माने जाते हैं आदमी, उन्हें क्रिएट किया था। इसलिए एक होली लैंड है, ये होली लैंड थी। बाद में जाके चूंकि वो ये एक पवित्र स्थान हो गया यहूदियों का। क्यों पवित्र हो गया, क्योंकि यहीं पर ईसाक को गैब्रियल ने दर्शन दिए थे, ईश्वर ने दर्शन दिए थे। तो ये उनका एक पवित्र स्थान है। अब देखिए इस स्थान, पहले मैं यहूदी धर्म की बात कर रहा हूं, यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक टेम्पल बनाया गया। यहूदियों के टेम्पल, यहूदियों के जो वर्शिप प्लेस होते हैं उन्हें टेम्पल कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। जबकि उनके जो प्रेयर प्लेस होते हैं जहां पर वो प्रेयर करते हैं उसे सिनेगॉग कहा जाता है। ये शायद आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं यहूदी धर्म का बता रहा हूं आपको। यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने, देखिए ये सबसे विवादित एरिया है जेरूशलम का। ये जो यरूशलम सिटी है एक्चुअली इसका सबसे विवादित एरिया ये है। ये जो आप एक पूरा का पूरा कॉरिडोर देख रहे हैं, पूरा का पूरा, ये सबसे विवादित स्थान है। लगभग 33.5 एकड़ की ये जगह है। इसमें देखिए यहां पर ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहा जाता है माउंट टेम्पल। और माउंट टेम्पल एक्चुअली यहूदियों का पवित्र स्थान माना जाता है। यहीं कहीं वो जगह है जहां पर एडम को बनाया था ईश्वर ने, जिसके बाद में पहला मनुष्य जो आदम है उससे फिर पूरी ह्यूमैनिटी डेवलप होती है। यहीं पर वो कहीं प्लेस है। ये यहूदियों को भी अच्छे से पता नहीं कि वो प्लेस कहां पर है। यहीं पर वो प्लेस है जहां पर ईसाक की बलि दी जाने वाली थी। तो ये वो प्लेस है, तो काफी पवित्र स्थान माना जाता है। होली ऑफ द होलीज कहा जाता है और इसे कहा जाता है माउंट टेम्पल। अब होता क्या है कि यहां पर एक टेम्पल बनाया माउंट टेम्पल नाम का, जो फर्स्ट टेम्पल कहलाता है, जिसे बाद में पर्सिया की तरफ से जब बेबीलोन एम्पायर का अटैक हुआ तो इस मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मंदिर को तोड़ दिया गया तो इसके चारों तरफ एक वॉल बनाई गई थी, प्रोटेक्शन वॉल। ध्यान रखना। इसके बाद में कहते हैं कि एक और टेम्पल बनाया यहूदियों ने जो सेकंड टेम्पल के नाम से फेमस हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस टेम्पल को रोमन्स ने गिरा दिया, रोमन्स ने डिमोलिश कर दिया उस टेम्पल को। तो अभी वर्तमान में जो माउंट टेम्पल जो हम जिसे कह रहे हैं उसकी केवल एक दीवार बची है, एक अवशेष बचा है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। ध्यान रखना, ये वेस्टर्न वॉल, ये एक वॉल है। ध्यान रखना, ये मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये पूरी, ये देखिए ये वॉल बनी हुई है। तो ये एक वेस्टर्न वॉल है जो एक्चुअली माउंट टेम्पल का वेस्टर्न पार्ट है। यहूदियों का ये विश्वास है कि उनका माउंट टेम्पल अंदर ही जो प्लेस है वो काफी होली प्लेस है, वो उसके अंदर एंटर नहीं करते पूरी तरह से। ये ध्यान रखिएगा, वो जाते नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इसके अंदर तो वही जाएगा जो पूरी तरह से पवित्र है। मतलब कुछ लिमिटेड लोग ही वहां जाएंगे। वो प्लेस एक्चुअली कहां पर है वो उन्हें भी नहीं पता है। तो वो करते क्या है, ये इस वॉल के आगे आके प्रेयर करते हैं जिसे कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। ठीक,
तो ये वाला जो स्थान देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्न वॉल वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ये तो मैंने बताई यहूदियों की। थोड़ा सा अपन क्रिश्चियंस की बात करें। अब चूंकि क्रिश्चियनिटी जो है यरूशलेम में ही ईसा का जीसस का बर्थ हुआ था, तो यरूशलेम में ही वहां पर जो राजा थे तो उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया था। आपको पता होगा कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो ये स्थान भी वहीं स्थित है यरूशलेम में। तो इस पर क्लेम तो क्रिश्चियंस का भी है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन उन्हें वहां क्रूस पर चढ़ाया गया था, फ्राइडे था, गुड फ्राइडे कहते हैं, और उसके बाद में जीसस एक दिन जन्म लेंगे, फिर से जीवित उठेंगे और यरूशलेम ईसाइयत को बहुत ऊपर ले जाएगा। यरूशलेम सबसे पवित्र जमीन बनेगा ईसाइयत की। तो क्रिश्चियनिटी भी उस पर अपना दावा करती है। हालांकि क्रिश्चियनिटी भी निकली तो इब्राहिम से ही है। इब्राहिम ही उनके पितृ पुरुष माने जाते हैं, उनका भी जिक्र होता है बाइबल के अंदर। तो इनकी किताब है बाइबल। ये मुस्लिम कहां से आए, यहां पर देख लीजिएगा कि जो अब्राहिम थे उनकी एक और वाइफ थी सरा हाजिरा, और सरा हाजिरा के एक लड़के हुए हैं इस्माइल। इस्माइल के 12 लड़के थे, उनके डिसेंडेंट क्यूरिस हुए। क्यूरिस के बाद में डिसेंडेंट हुए पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद। ये भी एक पैगंबर में काउंट होते हैं, नबी में काउंट होते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, और इनके जो फॉलोअर्स है वो मुसलमान कहलाए। यहां से इस्लाम का ओरिजिन हो रहा है। तो यहां देख लीजिए, इसमें भी एक नबी इब्राहिम ही है। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो मक्का और मदीना की विजिट किया करते थे जब, तो एक हीरा नाम की खोह में वो बैठे थे एक बार, और वहां पे उन्हें गैब्रियल ने दर्शन दिए, और गैब्रियल ने उन्हें ईश्वर का, अल्लाह का आदेश सुनाया और कहा कि आप एक नया धर्म यहां से प्रमोट करो। और कहते हैं कि इसके बाद में उनके उपदेश सुनकर उनके अनुयायी मोमिनीन कहे गए, वो मुस्लिम कहलाए। एक बार 620 एडी के आसपास की बात है, 620 एडी के पास में जब ये जेरूशलेम पर थे, और जेरूशलेम में भी किस जगह पर, माउंट टेम्पल में थे। तो माउंट टेम्पल वाला जो एरिया है वहां पर थे। तो कहा जाता है वहां से ये जन्नत पहुंचे, जन्नत पहुंचे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर। ये जन्नत पहुंचे, जन्नत में ईश्वर ने इन्हें उपदेश दिए, और इन्होंने वापस आकर जिस जगह पर वापस आए तो ईश्वर के उन उपदेशों को, अल्लाह को उन उपदेशों को कुरान के रूप में संकलित किया, और इनके फॉलोअर्स फिर मुसलमान कहलाए। तो 3 अलग अलग रिलीजियस बुक, एपिक्स। पहला कौन सा, हिब्रू बाइबल जो कि यहूदी मानते हैं, दूसरा बाइबल जो कि क्रिश्चियंस मानते हैं, और तीसरा कुरान जो कि मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है। तीनों में अपने आदि पुरुष जिन पैगंबर को वो मानते हैं वो अब्राहिम को ही मानते हैं। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मुस्लिम कम्युनिटी इस रीजन में आई तो मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया, ध्यान रखना यहां पर कि चूंकि संख्या में ज्यादा थी, तो इसी टेम्पल माउंट के अंदर जिस जगह से पैगंबर साहब जन्नत गए थे वहां पर इन्होंने डोम ऑफ द रॉक बनाया। मतलब एक प्लेस है, होली प्लेस है मुस्लिमों का, जिसे डोम ऑफ द रॉक बोला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डन जो एक डोम दिख रहा है आपको, इसे डोम ऑफ द रॉक है। यहां से ये जन्नत गए थे पैगंबर साहब, और जिस स्थान पर ये आए, जिस स्थान पर इन्होंने लैंडिंग की थी लौटने के बाद और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, वहां पर इस्लाम में जो मुसलमान थे उन्होंने एक बहुत भव्य मस्जिद बनाई जिसे कहा गया है अल अक्सा मस्जिद। तो ये देख रहे हैं आप अल अक्सा मस्जिद। तो देखिए आप 3 अलग अलग प्लेस आ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली ये है क्या। ये कॉरिडोर एक ही है, इसमें देखिएगा ये बीचों बीच क्या है, ये बीचों बीच डोम ऑफ द रॉक है। इसके जस्ट सामने आप देख लीजिएगा तो ये अल अक्सा मस्जिद है, ये पैगंबर से जुड़ी है। ये पूरा कॉरिडोर माउंट टेम्पल है, जिसका फर्स्ट टेम्पल और जो सेकंड टेम्पल है वो पहला टेम्पल बेबीलोन एम्पायर के द्वारा और दूसरा टेम्पल रोमन एम्पायर के द्वारा तोड़ दिया गया था। एक्चुअली वो प्लेस कहां पर है, वो है यहीं पर, लेकिन यहूदियों को भी इसकी जानकारी नहीं है, जो कि इसहाक से रिलेटेड है या आदम से रिलेटेड है। लेकिन इसकी जो वेस्टर्न वॉल आप देख रहे हैं, कॉरिडोर की जो वेस्टर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल जो है, ये वेस्टर्न वॉल एक प्रेयर प्लेस है यहूदियों का, और तीनों धर्म के लोग इस जगह पर अपना दावा करते हैं। तो ये तो मैंने आपको रिलीजन का बताया। इसका इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है, देखिएगा प्रभाव है इसका लोगों के माइंड पर, वहां के लोगों पर, कि अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि जो ये यहां पर मैंने ये ख्वातूरा और सबाह नाम की उनकी और जो बेगम थी अब्राहिम की, तो उनके जो बच्चे हुए, इनके शायद 6 से 8 बच्चे थे और इनके बच्चे, तो उससे अलग अलग अरेबिक कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हुआ। ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है तो पूरा, यदि आप वेस्टर्न एशिया की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर अरेबिक हैं, मुस्लिम्स हैं,
क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ संख्या में क्रिश्चियंस भी देखने को मिलेगा और यहूदी भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम है रिलीजियस। कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी एडी पर जेरूसलम पर राइट को लेकर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में जो साल्जुक तुर्क थे उनमें एक बहुत भीषण जंग हुई, जिसे इतिहास में क्रूसेड कहा जाता है। लगभग 200-250 साल ये जंग चली। इस जंग में कभी क्रिश्चियंस जीतते थे तो कभी मुस्लिम्स जीतते थे, लेकिन चूंकि सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उनमें मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, तो फाइनली क्रूसेड के बाद में जेरूसलम पे एक इफेक्टिव कंट्रोल बन जाता है मुस्लिम्स का, साल्जुक तुर्कों का। और वहां पर यहूदी चूंकि संख्या में कम थे, इसलिए यहूदी काफी लिमिटेड होकर रह जाते हैं। मतलब एक तरह से उस पर एक मुस्लिम कंट्रोल हो जाता है। वहां अल अक्सा मस्जिद के लिए बफ बना दिया जाता है जो उस मस्जिद का प्रबंधन करता है। हालांकि यहूदियों को भी अपने सिनेगॉग में प्रेयर का राइट था। चलिए ये चलता रहा। फिर क्या होता है, 15वीं सेंचुरी आती है। 15वीं सेंचुरी एडी में ऑटोमन साम्राज्य का ओरिजिन होता है तुर्की में। जो तुर्की था टर्की, तो ऑटोमन एक बड़ा एम्पायर बना। और ध्यान रखिएगा, जब ऑटोमन एम्पायर वहां पर बनता है तो ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है, कंट्रोल स्थापित कर लेता है जेरूसलम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, मतलब कंप्लीट इजराइल पर अभी ना तो इजराइल नाम का कोई कंट्री है, ना ही अभी हम पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ऑटोमन साम्राज्य काफी स्ट्रांग था, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के मिड में, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1850 के आसपास की, कि यहां पर एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि टर्की का ऑटोमन साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा और रसिया की नजर थी बाल्कन स्टेट्स की तरफ। बाल्कन स्टेट्स कौन से स्टेट्स हैं? ये साउथ यूरोप जो आता है, जिसमें अल्बानिया, बल्गारिया, रोमानिया, उस समय का युगोस्लाविया एंड ग्रीस, ये बाल्कन स्टेट कहलाते थे। ये क्रिश्चियन स्टेट्स थे, पर कंट्रोल तुर्की के सुल्तान का था जो एक मुस्लिम था। तो रसिया ने एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए कि एक्चुअली वहां के जो मुस्लिम सूबेदार हैं वो वहां की क्रिश्चियन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बचाएं। और वो ये प्रपोजल लेके गया कि क्यों ना बाल्कन स्टेट पर अर्थात टर्की पर अटैक कर दिया जाए और टर्की से वो एम्पायर छीन लिया जाए, क्योंकि उसने ब्रिटेन से ये बोला था, महारानी विक्टोरिया से, कि टर्की बिकेम द सिक पर्सन ऑफ यूरोप। टर्की का जो कमजोर एम्पायर है उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस एम्पायर को खत्म करो, इनकी प्रॉपर्टी छीन लो, जायदाद बांट लो। तो ये जब प्रपोजल रूस लेके गया इंग्लैंड के सामने, तो इंग्लैंड समझ गया कि टर्की के बहाने रूस एक्चुअली यूरोप में एंटर करना चाहता है। और रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटेन ने डिप्लोमेसी के अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि क्यों ना उस सिक पर्सन का इलाज कराते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि उसके जो मुस्लिम सूबेदार हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। और रिजल्ट क्या निकला कि रसिया भड़क गया इस बात से, और दुनिया का सबसे व्यर्थ में लड़ा गया युद्ध होता है द बैटल ऑफ क्रीमिया। ये बैटल ऑफ क्रीमिया में रूस की हार होती है और इसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न प्रॉब्लम या बाल्कन प्रॉब्लम। और बाल्कन प्रॉब्लम कन्वर्ट होती है एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब आप कहोगे मैं क्यों बता रहा हूं, अभी मैं कनेक्शन बता रहा हूं इसका। एक्चुअली टर्की के साथ स्ट्रांगली खड़ा था, तुर्की के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा था उस समय इंग्लैंड का सपोर्ट वहां के मुस्लिमों को था। मतलब यहूदीज उस समय अकेले पड़ गए। यहूदीज बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, दिमाग बहुत है इनके पास, बिजनेस क्लास है पूरी तरह से। कहते हैं जब ये वहां से निकले, वहां से माइग्रेट किए, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में गए। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जल्दी ही ये सेटल हो गए, वहां के बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, ये वहां पर काफी पैसा कमाने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली तुर्की जर्मनी के साथ खड़ा हो गया। ध्यान रखिएगा, तुर्की को स्ट्रॉन्ग किया इंग्लैंड ने, पर टर्की किसके अगेंस्ट में लड़ रहा है? खुद इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ने लगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट आया, टर्की और जर्मनी हार गए, तो एक लीग ऑफ नेशंस का ओरिजिन होता है। एक लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और उस लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट सिस्टम आता है। मैंडेटरी सिस्टम में बताऊंगा आपको कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मैंडेट सिस्टम के अंदर टर्की की जितनी भी कॉलोनीज थी वो सब इन लोगों ने बांट ली। इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे जो कंट्रीज थे इनके अलायंस के मेंबर, उन लोगों ने बांट ली। रिजल्ट ये निकला कि जो इजराइल कनन वाला जो एरिया था, इजराइल और इराक, ये दोनों इंग्लैंड ने अपने पास रख लिए, और जो लेबनान एंड सीरिया वाला रीजन था वो फ्रांस के पास चला गया। हालांकि इंग्लैंड ने कोशिश की कि यहां पर डेवलपमेंट किया जाए, यहां के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो मसले हैं, वो सुलझाए जाएं। अब एक दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई।
स्टार्ट प्रॉब्लम ये हुई कि जब जर्मनी हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और हिटलर चांसलर बनता है जर्मनी का, तो हिटलर के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण यहूदीज थे, क्योंकि यहूदियों ने जर्मन गवर्नमेंट को, वहां के किंग को सपोर्ट नहीं किया वर्ल्ड वॉर में, तो उसने यहूदीज को मारना शुरू कर दिया। न्यूरेमबर्ग जैसे सिटीज में गैस के चैम्बर बनाए गए और भारी पैमाने पर यहूदियों को मारा गया। रिजल्ट ये निकला कि यहूदी फिर भागे वहां से, यूरोप से। अब यदि यहूदी भागेंगे तो कहां जाएंगे? अपनी लैंड पर, अपने ओन लैंड पर, और वो पहुंचे जेरूसलम। और जेरूसलम में अब समस्या पैदा हो गई, इजराइल में अब समस्या पैदा हो गई। क्या कि एक्चुअली इजराइल है किसका? इजराइल क्या यहूदियों का है या मुस्लिमों का है? ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, चूंकि ये इंग्लैंड के अंडर में था, इंग्लैंड ने काफी कोशिश की कि यहूदी और मुस्लिमों के बीच का जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट किया जाए, पर इंग्लैंड सफल नहीं हुआ। 1948 में ये मैटर यूएन में पहुंचता है, यूनाइटेड नेशंस बन गया था 45 में। यूएन में जब ये मैटर पहुंचा तो यूएन ने इसका सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना जो यहूदी जिन रीजन्स में रह रहे हैं उसे इजराइल डिक्लेयर कर दिया जाए, और जो मुस्लिम जहां रह रहे हैं उसे पैलेस्टाइन डिक्लेयर कर दिया जाए, और जेरूसलम का कंट्रोल खुद यूएन अपने हाथ में ले ले। लेकिन कहते हैं कि जब ये सब प्रॉब्लम्स चल रहा था, इंग्लैंड सुलझा नहीं पा रहा था इस समस्या को, तो इंग्लैंड वहां से हट गया। तो 1948 में जब इंग्लैंड ने इजराइल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम के सामने अपने घुटने टेक दिए और इंग्लैंड इस क्षेत्र को छोड़कर चला गया, तो यहाँ के जो इजरायली नेता थे उन्होंने पूरे क्षेत्र को इजराइल के रूप में एक नया देश घोषित कर दिया, और यहीं से इजराइल और पैलेस्टाइन की समस्या शुरू हुई, क्योंकि अरेबिक कंट्रीज ने और पैलेस्टाइन ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने से या स्वीकार करने से सीधा मना कर दिया, और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है, यहीं से ये समस्या बहुत विकराल हो जाती है। पर इसके पहले कि हम वर्तमान इजराइल पैलेस्टाइन समस्या पर डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र की ज्योग्राफी और यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इजराइल और पैलेस्टाइन है क्या। ये पूरा का पूरा ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, इस पूरे को कहा जाता है इजराइल। और ये इजराइल चारों तरफ से अरेबिक कंट्रीज से घिरा हुआ है। दक्षिण में देखेंगे तो इजिप्ट है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो जॉर्डन की सीमा इसको टच करती है, और सबसे ज्यादा इसको जॉर्डन की सीमा ही टच करती है। इसके ऊपर सीरिया है, सीरिया की सीमा इसको टच करती है। सीरिया में जो गोलन हाइट्स हैं, तो गोलान हाइट्स एक बहुत बड़ा इशू है इन दोनों देशों के बीच विवाद का, इसकी भी मैं अभी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं। और ऊपर की तरफ एक लेबनान देश है जिसकी सीमा मिलती है इजराइल से, और लेबनान में एक आतंकवादी संगठन सक्रिय है हिजबुल्लाह नाम का, जिसका लगातार इजराइल को जिससे धमकियां मिल रही हैं, अभी आप सुन रहे होंगे। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अब हम कहेंगे कि इसमें पैलेस्टाइन कहां है, फिलिस्तीन कहां है? एक्चुअली यूएन ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम फिलिस्तीन कहते किसे हैं? इजराइल के अंदर ये आप रेड एरिया देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी वाला एरिया है, जो तीन तरफ से, ये देखिए यहां से और इस तरफ से ये घिरा हुआ है इजराइल से। इस तरफ से यदि देखें तो इसकी सीमा टच करती है मिस्र से, इजिप्ट से, और बाकी पूरी सीमा इसकी भूमध्य सागर से मिलती है। तो ये गाजा पट्टी 365 किलोमीटर स्क्वायर की एक पट्टी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। लगभग 21 लाख की पॉपुलेशन वाले गाजा पट्टी का जो गठन था या निर्माण था, ये कॉलोनी के रूप में या एक रेसिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप हुआ था 1949 में। यहां पर लगभग 75% लोगों की आबादी कट्टर सुन्नी मुसलमानों की है, इसलिए ये क्षेत्र पैलेस्टाइन के नियंत्रण में ज्यादा दिखाई देता है, और इजराइल को इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। मैं अभी इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, लेकिन ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया काफी डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां बीच वाला, ये सेंट्रल वाली जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी इजराइल का बिल्कुल सेंट्रल है। ये एरिया, इसकी बाउंड्री टच होती है जॉर्डन से। ये यहां से जॉर्डन देश लगा हुआ है, और जॉर्डन की सीमा सबसे ज्यादा मिलती है इजराइल से। इस एरिया को कहा जाता है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो है, इस पर काफी सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। इस पर अधिकार को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। वेस्ट बैंक का जो सबसे बड़ा शहर है वो रामल्लाह को माना जाता है, और रामल्लाह प्रशासनिक राजधानी है फिलिस्तीन की। जबकि इसी यहां पर देखेंगे तो ये जेरूसलम वाला इलाका है, जो काफी, जो पूरा डिस्प्यूट है, ध्यान रखिएगा, ये जेरूसलम का ही है, क्योंकि यहां पर तेल अबीब है। तेल अबीब ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इजराइल है, लेकिन इजराइल लगातार लगा हुआ है कि उसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम बनाई जाएगी। तो अभी जेरूसलम जो है वो इजराइल के नियंत्रण में है, लेकिन अभी जेरूसलम को लेकर स्थितियां
बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पर पैलेस्टाइन अपना अधिकार मानता है और यही एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है इनके बीच के विवाद के। तो हम पैलेस्टाइन किसे कहते हैं? मैंने कहा ये गाजा पट्टी वाला इलाका और ये वेस्ट बैंक वाला इलाका और कुछ यहाँ पर जो सीरिया से लगा हुआ भाग है, कुछ लेबनान के गांव हैं, तो इसमें जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो इसे कहा जाता है पैलेस्टाइन। इजराइल की पूरी पॉपुलेशन है अराउंड 94 लाख, 94 लाख जनसंख्या इजराइल की है, जबकि पूरे फिलिस्तीन की यदि हम बात करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो क्षेत्र, उनकी जनसंख्या लगभग है 53.5 लाख। और ये काफी दोनों का जो विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे जान माल की काफी नुकसान होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है। आप देखिए गाजा पट्टी मैंने बताया कि 365 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है केवल, और इस एरिया में लगभग 21 लाख लोग रहते हैं। मतलब सोचिए कि गाजा पट्टी पर यदि अटैक होगा, वहां पर एयर स्ट्राइक की जाएगी या मिलिट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, तो कितना ज्यादा ह्यूमन लॉस होगा, जो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, ये इजराइल वाली है। इजराइल में 1973 में एक लिकुड पार्टी का गठन किया गया था। यहां पर एक लिकुड पार्टी बनाई गई थी, ध्यान रखना 1970 में ये पार्टी बनाई थी। बेनिंग ने ये पार्टी बनाई थी, श्रोन ने ये पार्टी बनाई थी, लिकुड पार्टी। और ये एक बेहद दक्षिणापंथी पार्टी है। दक्षिणापंथी मतलब ये एक्सट्रीम राइट विंग जो कहते हैं हम, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर बेस्ड होती है, वो पार्टी है। सपोर्ट अच्छा खासा यहूदियों का इन्हें मिला है। इनके वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू, जो लिकुड पार्टी के ही हैं। अब आप देखिएगा कि यदि लिकुड पार्टी एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर है, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतान्याहू का जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है वो एक बहुत बड़ा कारण है हमास के प्रमोशन का या हमास के एक्टिविटीज का। क्योंकि देखिएगा यदि एक्सट्रीम नेशनलिज्म आएगा तो आपके अपोनेंट को एक चांस मिल जाएगा कि वो भी एक्सट्रीम नेशनलिज्म भड़का के अपना इंपैक्ट बढ़ा लेंगे, जैसा कि हमास ने किया गाजा पट्टी में। क्या किया था ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, लेकिन पहले ज्योग्राफी देख लें। यहां पर एक जॉर्डन है, जॉर्डन जो कंट्री है इसके बारे में भी डिस्कस करना है। सबसे ज्यादा सीमा है इसकी इजराइल से। ऊपर सीरिया है, सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स हैं। गोलन हाइट्स एक्चुअली सीरिया की थी, लेकिन बाद में इन पर कब्जा कर लिया इजराइल ने 1967 के बाद। एक बैटल हुआ था, अभी मैं बताने वाला हूं। तो ये गोलन हाइट्स बहुत बड़ा विवाद है सीरिया के ऊपर। एक तो सीरिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि 1960 के बाद में वहां पर केवल एक पार्टी ने रूल किया है, और वो है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी सीरिया में भी है, बाथ पार्टी इराक में भी है। बाथ पार्टी जो है अरेबिक बाथ पार्टी, ये एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, और ये जो मुस्लिम इमोशंस हैं उन्हें काफी प्रवोक करते हैं। और यदि ये कह दूं मैं कि सीरिया के अंदर 1965 के बाद में कोई दूसरी पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती बाथ पार्टी के अलावा, तो ये भी गलत नहीं होगा काफी हद तक। तो ये बाथ पार्टी बहुत बड़ी समस्या सीरिया की। गोलन हाइट्स पर जब इजराइल ने कब्जा कर लिया तो सीरिया तब से इजराइल का शत्रु है। लेबनान की बात करें तो लेबनान भी इजराइल का एक बहुत बड़ा शत्रु है, ध्यान रखिएगा। कारण ये है 19 लेबनान शुरू से ही, चूंकि एक अरेबिक कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसके सेंटिमेंट्स पैलेस्टाइन लोगों के साथ रहे हैं। और लेबनान 1981 में 82 में जब यहां अटैक हुआ था इजराइल का, तो कहते हैं कि इजराइल की आर्मी लेबनान की कैपिटल बेरूत में घुस गई थी। उसके बाद में वहां पे एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स के चलते एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या पैरामिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था हिजबुल्लाह। और ये हिजबुल्लाह बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है लेबनान का इजराइल के लिए। तो ये तो मैंने इनकी थोड़ी सी ज्योग्राफी बताई है। अब मैं इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आपको हुआ क्या था 1948 के बाद में, चल क्या रहा है यहां पर। 1948 में जब इजराइल ने अपने आप को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो इससे अरब कंट्रीज भड़क गए और चारों तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ। ये अटैक नीचे मिस्र से हुआ, इजिप्ट से हुआ, ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन सभी कंट्रीज ने अटैक किया और एक जबरदस्त बैटल चल निकला दोनों के बीच में। कहा जाता है कि जॉर्डन ने ये इजराइल का वेस्ट बैंक वाला जो रीजन था ये कैप्चर कर लिया, ये अपने नियंत्रण में ले लिया जॉर्डन ने। इसके अलावा जो इजिप्ट की सेनाएं थी वो गाजा पट्टी में घुस गईं, और गाजा पट्टी किसके नियंत्रण में चला गया, ये पूरा का पूरा इसको मिस्र ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये दो बड़े क्षेत्र इजराइल से छिन गए थे। शायद इजराइल उस समय इतना कैपेबल नहीं था, नया नया देश था, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, तो सपोर्ट में उतर आए उसके फ्रांस और इंग्लैंड। और कहा जाता है कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे उस समय नासिर, तो नासिर को सत्ता से अलग करने के लिए नासिर जो है वो, ध्यान रखिएगा, वो एंटी इजराइल प्रेसिडेंट थे मिस्र के, और इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि 1956 में
इंग्लैंड और फ्रांस की आर्मी घुस गई मिस्र में और उन्होंने मिस्र को काफी नुकसान पहुंचाया। मिस्र ने गुस्से में आके, नासिर ने गुस्से में आके 1956 में स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस इतिहास में स्वेज क्राइसिस कहा जाता है। अब देखिए, स्वेज कैनाल का यदि राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब दूसरे देश के जो भी शिप हैं तो वो अब स्वेज कैनाल को क्रॉस नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। तो इससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। हालांकि बाद में यूएन ने इसमें इंटरफियर किया, बाद में यूएस ने इंटरफियर किया, रसिया उतर आया। तो इन सब ने जब नेगोशिएशन किया तो कहते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं पीछे हटी, मिस्र को छोड़कर चली गई। और इसके बाद में 57 में एक बार फिर से मिस्र ने स्वेज कैनाल खोल दी सभी देशों के लिए। ले दे के क्राइसिस जो था वो शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बनी रही, इन क्षेत्रों में लड़ाई होती रही। होता क्या है 67 में? 67 में ये होता है कि जो सीरिया की आर्मी थी, ध्यान रखना, ये सीरिया की जो आर्मी थी, तो सीरिया की आर्मी ने ये जो गोलन हाइट्स थे, गोलन हाइट्स में कुछ एरिया था इजराइल का, तो उस एरिया पर जबरदस्त बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद में मिस्र की जो आर्मी थी, तो मिस्र ने ये मिस्र जो इजिप्ट है, तो इजिप्ट और इजराइल एंड गाजा पट्टी, इसके बीच का जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। तो सिनाई पेनिनसुला में एक बड़ी आर्मी इकट्ठी कर ली थी मिस्र ने। कहते हैं कि इस बार इजराइल को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज का, इंक्लूडिंग यूएसए, और इसका फायदा उठाया। और 1967 में एक बहुत बड़ा बैटल होता है जिसे 6 डेज बैटल कहा गया। और ये 6 दिन में देखिए इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया, रिटेलिएट किया मिस्र पर, और मिस्र की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, मिस्र को बहुत नुकसान पहुंचाया। इवन इजराइल की सेनाएं सिनाई आइलैंड में तक घुस गई थी। ठीक है, यहां इनको निपटा दिया। इसने अटैक किया गोलन हाइट्स के ऊपर, गोलन हाइट्स मतलब सीरिया के ऊपर, और सीरिया की सेना को हरा दिया। इसके बाद ये लोग लेबनान वाले रीजन में, जो लेबनान की जो आर्मी यहां घुस गई थी इनके विलेजेस में, इन्होंने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी चीज की जॉर्डन को पराजित करके वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया इजराइल ने। मतलब आप देखिए, तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पूरा मैप ही क्या बन गया। पर ध्यान रखिएगा कि इसमें एक मूवमेंट डेवलप हुआ था 1950 के दशक में पैलेस्टाइन में एक मुस्लिम लीडर आए थे, यासर अराफात, और यासर अराफात ने एक पैलेस्टाइन स्टेट को बनाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था फतेह मूवमेंट। इस फतेह मूवमेंट के अंदर ही, ध्यान रखना, फतेह मूवमेंट का संबंध किससे है? ये है पैलेस्टाइन से। फतेह मूवमेंट के दौरान ही 1964 में जो वेस्ट बैंक वाला रीजन था इंक्लूडिंग गाजा पट्टी, तो वहां पर PLO स्थापित किया गया, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा भी कहा जाता है। ये यासर अराफात ने बनाया था, ये उनके बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, ये मूवमेंट चला तो यहां पर पैलेस्टाइन का, मतलब यहां पे यासर अराफात का अच्छा खासा इंपैक्ट किस रीजन में, जो वेस्ट बैंक है उसमें, और इसके बाद गाजा पट्टी में भी इनका अच्छा खासा इंपैक्ट था। मतलब पैलेस्टाइन मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ी भूमिका में आ गया, जो एक्चुअली किससे निकला था? एक फतेह मूवमेंट से निकला था, यासर अराफात के। ठीक है, ये सब चल रहा था। 1960, जो अभी मैं बता रहा था कि 1967 में एक 6 डेज बैटल होता है, और इस पूरे रीजन पे एक इफेक्टिव कंट्रोल बना लेता है इजराइल। कुछ समय तक शांति रहती है, 5-6 साल के बाद में आता है 1973 आता है। सीक्रेट वे में, बहुत ही सीक्रेटली, मिस्र और सीरिया दोनों मिलकर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल, और वो ऑपरेशन हमें देखने को मिला 73 में। ऑपरेशन क्या था? इसे इतिहास में कहा जाता है योम किपुर युद्ध, योम किपुर बैटल। व्हाट इज योम किपुर? योम किपुर क्या है? एक्चुअली जो यहूदी हैं उनका एक फेस्टिवल होता है योम किपुर नाम का। बिल्कुल वैसे ही यहूदी लोग अपने अपराधों के कन्फेशन के लिए उनका एक फेस्टिवल होता है योम किपुर। उस दिन मिस्र और सीरिया की ज्वाइंट आर्मी ने जबरदस्त ऑपरेशन किया, इस पूरे रीजन पर अटैक कर दिया। इसे योम किपुर बैटल कहा जाता है। ले देखे, मतलब शुरू में तो इजराइल को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, पर इजराइल संभल गया और उसने अंततः इन क्षेत्रों पर अपना फिर से कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? मतलब कुल मिला के इजराइल बहुत भारी पड़ रहा है 73 के योम किपुर बैटल तक अरेबिक कंट्रीज के ऊपर। इन सब के बीच में शायद
शायद इजिप्ट को ये समझ में आ रहा था, एक तो उसके हाथ से गाजा पट्टी चला गया पूरा का पूरा, और गाजा पट्टी 67 में किसके हाथ में आ गया, ये भी इजराइल के हाथ में आ गया। मैंने अभी बताया था 6 डेज बैटल में ये भी इजराइल के हाथ में, ये भी इजराइल के हाथ में, और एक कंप्लीट इजरायली हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिनाई आइलैंड में काफी अव्यवस्था या काफी इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई थी, तो कहते हैं कि इजिप्ट को ये समझ में आ गया उस समय कि यार इजराइल से लंबी लड़ाई उसके फेवर में तो कम से कम नहीं है। तो यूएस के एक प्रेसिडेंट थे जिमी कॉर्टर जो थे, उनकी मध्यस्थता के चलते 1978 में 1978 में अमेरिका में एक मेरीलैंड एक प्रोविंस है उनका, तो वहां पर एक पैक्ट होता है, एक एकॉर्ड होता है, समझौता होता है मिस्र और इजराइल के बीच में, और मिस्र ने गाजा पट्टी पर अपना अधिकार त्याग दिया। इवन उसने ये भी बोल दिया कि वो सिनाई पेनिनसुला के आगे नहीं जाएगा, लेकिन इजराइल को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल अपनी आर्मी पीछे खींच लेगा जो डिप्लॉय कर रखी थी थोड़ी। मतलब दोनों के बीच में सीधी सीधी बात की एक शांति समझौता हो जाता है। मिस्र ये मान लेता है कि चलिए हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं इजराइल को एक कंट्री के रूप में, और ये सब हुआ। इसे कैंप डेविड पैक्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैरीलैंड में कैंप डेविड में ये हुआ था, रिसोर्ट था प्रेसिडेंट जिमी कॉर्टर्स का, तो ये पैक्ट हो गया। हालांकि यूएन ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई, इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो कुल मिला के यदि यूं कहें कि थोड़ी सी शांति स्थापित हो गई मिस्र और इजराइल के बीच में, तो ठीक है। लेकिन एक समस्या बनी हुई है इजराइल के लिए अभी भी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मूवमेंट यासर अराफात चला रहे हैं, जिसका नाम है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा भी कहा जाता है, तो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा में दरार पड़ने लगी। दरार कैसे पड़ने लगी? एक्चुअली इनका जो इम्पैक्ट था वो इस रीजन में ज्यादा था, यहाँ पे इफेक्टिव था पैलेस्टाइन मुक्ति मोर्चा, लेकिन पैलेस्टाइन मुक्ति मोर्चा थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था नेचर वाइज, तो इसके कारण कुछ एग्रेसिव एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं, जिनमें वन ऑफ देम वाज अबू निदाल। एक आतंकवादी था अबू निदाल अपने एग्रेसिव लोगों को अलग कर लेता है PLO से, और एक अलग से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन, और पैलेस्टाइन के फ्रीडम को लेके पूरे इजराइल को पैलेस्टाइन में कन्वर्ट करने के लिए मिलिटेंट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी जाती हैं। आतंकवादी हमले शुरू होते हैं छुटपुट। अबू निदाल को एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है पैलेस्टाइन के। हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, और 97 तक आते आते अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है। बट द प्रॉब्लम ये थी, अभी लेबनान की तरफ से एक प्रॉब्लम है, सीरिया की तरफ से एक प्रॉब्लम है। सीरिया, चूंकि मैंने बताया बाथ पार्टी बहुत लंबे समय तक रूल की थी, गोलन हाइट्स को लेके सीरिया का टेंशन रहा है इजराइल के साथ में। ये गोलान हाइट्स एक प्लेट्यू है, ध्यान रखना, एक पठार है, सामरिक महत्व का है, रिलेवेंसी बहुत ज्यादा है इसकी, तो इसको लेके इश्यूज हैं। लेबनान में 1981 में अटैक होता है इजराइल का। इजराइल ने क्यों लेबनान में अटैक किया था? इजराइल का शायद ये मानना था कि जो PLO है, जो एक एंटी इजराइल जो ऑर्गेनाइजेशन है या एंटी यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, उसे एक्सपांड करने में उसे मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है लेबनान से। तो 1981 में इजराइल की आर्मी ने लेबनान पर अटैक कर दिया ताकि वो PLO को मिलने वाली हेल्प को खत्म कर सकें। कहते हैं कि इजराइल की आर्मी लेबनान की कैपिटल बेरूत में घुस गई और 82 में बेरूत पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है बहुत बड़ा कि UN का प्रेशर है, USA का प्रेशर है, तो बाद में जाके कहा जाता है कि इजराइल की आर्मी वापस आ गई, लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया बेरूत को, लेबनान को, और वहीं से हिजबुल्लाह को सपोर्ट मिलना ज्यादा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ध्यान रखना, मैंने अभी तक बात की है 1982 तक, इसमें कहीं नाम नहीं आया है हमास का, जबकि आज की डेट में आप केवल हमास ही सुन रहे होंगे। सो हमास क्या है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। 82 में हिजबुल्लाह जो एक पैरामिलिट्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान का, वो भी अब इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। 87 में क्या होता है? 1987 में एक बहुत ही रेडिकल फैनेटिक लीडर है पैलेस्टाइन के, एक अहमद यासीन। तो 1987 में अहमद यासीन एक्चुअली PLO के ही हैं, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, या हम यूं कहते हैं कि ये फतेह मूवमेंट से ही निकले हैं। इन्होंने गाजा पट्टी में, चूंकि गाजा पट्टी
जो था वो बाद में दे दिया गया था पैलेस्टाइन को, इसराइल के कंट्रोल में रहा। ये अभी मैं बताऊंगा 93 का ओस्लो अकॉर्ड, तो उसमें हुआ था ये गाजा पट्टी में वो एक रेडिकल मुस्लिम लीडर के तौर पर उभरे और उन्होंने वहां पर 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमास नाम का। और ये हमास बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन था जो अबू निदाल था। तो अबू निदाल ठीक है, अबू निदाल उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो उसका स्थान किसने ले लिया? हमास ने ले लिया। कुल मिला के हमास अपना इम्पैक्ट बढ़ाने लगा गाजा पट्टी एरिया में, क्योंकि मैंने बताया यहाँ की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है, कट्टर है। ठीक है, हमास को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, हमास को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया, जो यूएसए है, फ्रांस है या यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, इंक्लूडिंग इजराइल। होता क्या है, 1993 आता है। 1993 में एक बहुत बड़ा अकॉर्ड होता है, एक बहुत बड़ा समझौता होता है, PLO। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यासर अराफात और इजराइल के बीच में। कहते हैं उस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रॉबिन थे और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे शरॉन पेरेज। तो इनके बीच में एक अकॉर्ड होता है और ये काफी अच्छा एक पीस अकॉर्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इजराइल ने ये जो गाजा पट्टी वाला इलाका है, ये गाजा पट्टी पूरा का पूरा दे दिया था पैलेस्टाइन को। ध्यान रखिएगा, गाजा पट्टी किसके नियंत्रण में चला गया? PLO के नियंत्रण में चला गया। एक दूसरा, वेस्ट बैंक के बहुत सारे रीजन पर उन्होंने PLO की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसे रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब एक पैलेस्टाइन को कम से कम उन्होंने अथॉरिटी तो दे दी इजराइल की तरफ से। इवन यहां पर एक पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी गठित की गई, एक पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी गठित की गई यासर अराफात की लीडरशिप में, और यहां पर डेमोक्रेसी का रास्ता ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया कि यहां डेमोक्रेसी स्थापित की जाएगी। किसके नियंत्रण में? पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, जिसके लीडर हैं यासर अराफात। ओस्लो में यह समझौता हुआ था, ध्यान रखना, इतना इफेक्टिव समझौता था। पैलेस्टाइन ने भी बाकी बचे हुए क्षेत्र को इजराइल मान लिया कि चलिए इजराइल है। ऐसा लगने लगा कि अरब इजराइल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है ओस्लो पैक्ट के कारण। आप देखिए, नोबल कमेटी ने 1994 में इन तीनों लोगों को, यासर अराफात, शरॉन पेरेज और जो रॉबिन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इन तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज तक दे दिया। लेकिन किसे पता था कि बाद में नोबेल कमेटी ही रोएगी इन्हें नोबेल प्राइज देने के चक्कर में, कि कैसे लोगों को नोबेल प्राइज दे दिया, क्योंकि अभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकी थी। 2005 में जो इजराइल था, तो इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी जितनी भी यहूदी बस्तियां थी वो हटा दी। मतलब इजराइल तैयार है इस बात के लिए कि चलिए गाजा पट्टी में मुस्लिम ही रहेंगे, हम उसे पैलेस्टाइन मान सकते हैं। लेकिन ये दिखाने के लिए था, एक्चुअली इजराइल ने अंदर ही अंदर उस पर कंट्रोल बनाए रखा, अपने जो चेक पोस्ट वगैरह है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए, बहुत ज्यादा वहां पे तलाशी ली जाती थी लोगों के घरों की कि कहीं यहां पर हमास को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है। 2006 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। 2006 में घटना ये थी कि इस पूरे क्षेत्र पर PNA अथॉरिटी, मतलब पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का कंट्रोल था। लेकिन 2006 में जब यहां लोकल अथॉरिटी के इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन में हमास को अच्छी खासी सीटें मिली और हमास यहां पर एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर गया। एक्चुअली जो मैं PNA की बात कर रहा हूं, 2004 में यासर अराफात की मृत्यु हो जाती है। यासर अराफात की मृत्यु के बाद में PNA का जो कंट्रोल है वो महमूद अब्बास के हाथ में आ जाता है। वो एक्चुअली पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी है या PLO या फतेह मूवमेंट, वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वेस्ट बैंक वाला, तो वेस्ट बैंक में आज भी PLO है या PNA काम कर रहा है, महमूद अब्बास इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद में रामल्लाह इनका प्रमुख शहर है। लेकिन गाजा पट्टी में एक्चुअली कंट्रोल बना लिया हमास ने। तो हमास एक विंग हो जाएगा गाजा पट्टी में, दूसरा विंग हो जाएगा पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, जो कहां रूल कर रही है, जो एक अथॉरिटी है पैलेस्टाइन, मतलब वेस्ट विंग वाले रीजन में। और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में ओपनली तो शो करते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से एसोसिएट हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये टूट हो गई है। तो अभी जो प्रॉब्लम हुई है एक्चुअली वो वेस्ट बैंक में नहीं हुई है, वो प्रॉब्लम कहां हुई है? गाजा पट्टी में हुई है। ध्यान रखना, क्योंकि हमास के जो आतंकवादी थे उन्होंने 7 अक्टूबर में एक जबरदस्त अटैक किया था। ये मैंने बताया था आपको कि 7 अक्टूबर में इन्होंने
अटैक किया था, आप देखिए इजराइल पर जब इन्होंने अटैक किया था तो उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन अल अक्सा। अब समझ में आया इन्होंने अल अक्सा क्यों रखा था, क्योंकि अल अक्सा वो मस्जिद है जो जेरूसलम में है, और जेरूसलम के बाद में सबसे पुराना धर्म इनमें किसका है, यहूदियों का है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि जमीन के एक टुकड़े के लिए धार्मिक आस्थाओं का सहारा लेकर और एक दूसरे को मारा जा रहा है। कम से कम ये तो कोई धर्म इजाजत नहीं देता है, पर ठीक है, प्रॉब्लम बनी हुई है। ऑपरेशन अल अक्सा इन्होंने शुरू किया, इसके अगेंस्ट में इजराइल ने अपना ऑपरेशन चला रहा है जो हमास में, वो है आयरन स्वॉर्ड। आयरन स्वॉर्ड जो है उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दे दिया है, जो यहाँ पर हमास को खत्म करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है गाजा पट्टी में। तो देखिएगा, अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक गाजा पट्टी में अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट दिख रहा है, तो अब उसमें शायद यूरोपियन कंट्रीज में तो सुना हूं कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट भी विजिट करने वाले हैं। इसके बाद चाइना और रसिया की एक मीटिंग होने वाली है चाइना में, और चाइना और रसिया हमास की तरफ उनका इंक्लिनेशन दिख रहा है, झुकाव दिख रहा है, जबकि यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के साथ में खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 33.5 एकड़ का एक कॉरिडोर, एक ऐसा कॉरिडोर 33.5 एकड़ का जिसमें 3 अलग अलग धर्मों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं आस्थाओं के नाम पर हजारों लोगों को सेक्रीफाई किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ तक उचित है, ये सोचने वाली बात है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैं बोल रहा था कि मैं बिल्कुल भी कार्ल मार्क्स का जो वायलेंस पर बेस्ड फिलॉसफी है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो लिखते हैं कि वायलेंस ही सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जो कम्युनिस्ट तौर तरीके हैं वही शांति स्थापित कर सकते हैं, शायद मैं इत्तेफाक नहीं रखता उनसे, क्योंकि हम गांधी के देश के लोग हैं, हम बुद्ध और जैन धर्म के ओरिजिन वाले देश हैं जहां शांति की बात की जाती है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब कार्ल मार्क्स ये कहता है कि धर्म जनता की अफीम है, तो शायद ये सोचने लायक बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज के समय में इतने ज्यादा धार्मिक नशे में हैं लोग कि उन्हें अच्छा या बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।